फ्रेंड्स, आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का हम लोग सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आपने फर्स्ट पार्ट को देखा होगा। आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद आपको ये चैप्टर, ये इसका सेकंड पार्ट देखना चाहिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट। तो जहां से हम लोगों ने वहां ब्रेक किया था न्यूट्रलाइजेशन से, उसी के आगे से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ बेसिकली हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे कि कैसे हम NaOH को प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, NaOH को प्रिपेयर करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड क्लोरोएल्कलाई प्रोसेस। देखिए, एक प्रोसेस है, उसको हम लोग एकदम इन शॉर्ट में बताते हैं कि देखिए, जब हम लोग वाटर में सॉल्ट को ऐड करते हैं, सॉल्ट का एक सोल्यूशन बनाते हैं, तो एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ water and salt is called brine solution, मतलब एक कंटेनर में हमने ले लिया वाटर, क्या ले लिया, वाटर, और इसमें हमने ढेर सारा डाल दिया, क्या, सॉल्ट, घोल दिया। तो ये क्या बन गया, ये कौन सा सोल्यूशन बन गया, ये एक ब्राइन सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया, ये ब्राइन सोल्यूशन। अब इसी में हम इलेक्ट्रोड और एनोड लगा करके हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो वी विल गेट NaOH। हम क्या, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, NaOH, जो कि क्या है, एक बहुत ही पावरफुल बेस है और इसी को हम लोग एल्कलाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एल्कलाई। अच्छा, आपको ये तो बात पता ही होगा कि बेस और एल्कलाई में क्या डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कलाई। तो ये बेस और एल्कलाई, तो बेस और एल्कलाइज में क्या डिफरेंस है। बेसिकली देखिए, सारे एल्कलाई तो बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस एल्कलाई नहीं होते। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग बेस, देखो, द बेस विच डिसॉल्व इन वाटर, ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, ये भी वाटर में जाने के H+ देता है, ये भी जाता है, लेकिन ये कम H+ देगा और ये ज्यादा H+ देगा। और पता है कि एल्कलाई वो बेस होता है जो वाटर में जाने पर डिसॉल्व हो जाए। तो द बेस विच डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में क्या हो सकता है, ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। अगर ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए ये क्या है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कलाई। क्या कहलाते हैं, एल्कलाई, क्योंकि इस प्रोसेस में एल्कलाई बनता है और प्लस क्लोरीन बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। और पता है ये क्लोरीन कहां से निकलेगी, एनोड से। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव गैस, क्लोरीन स्लाइटली निगेटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, कैथोड से, तो कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये एक NaCl और वाटर का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एल्कलाई भी मिल रहा है और क्लोरीन गैस भी मिल रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्लोरोएल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर। ओके, सो यू लर्न बेटर, इट इज यू लर्न। तो यहाँ पर देखिए, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है कैथोड पर, क्लोरीन गैस निकल जाती है एनोड पे। तो उम्मीद है कि आपको क्लोरोएल्कलाई प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरोएल्कलाई, तो ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। आगे बात करते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन में। देखिए, यूजेज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये जो क्लोरोएल्कलाई प्रोसेस हुई है, इस, है ना, ये जो क्लोरोएल्कलाई प्रोसेस है, इस रिएक्शन के क्या क्या यूजेज हैं, इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं उसके क्या यूजेज है। तो देखिए, हाइड्रोजन का सबसे पहले ले लेते हैं। हाइड्रोजन एक रॉकेट फ्यूल है, वैसे भी ये एक फ्यूल की तरह काम करता है ना। कहाँ, रॉकेट में फ्यूल की तरह काम करता है, और भी जगहों पे फ्यूल की तरह काम हो सकता है इसका। और ग्रहण में यूज होता है इसका। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, अमोनिया बनाने में, देखिए, एक कोल्बे विधि से अमोनिया बनाने का प्रोसेस है कि जब नाइट्रोजन को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, NH3, जो कि फर्टिलाइजर के बनाने में यूज होता है इसका, तो ये कराने में इसका यूज होता है। अब अगर यही हम लोग बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का यूज क्या होता है। देखिए, वाटर के ट्रीटमेंट में क्लोरीन जो है ना, एक डिसइंफेक्टेंट है, मतलब ये जर्म्स एंड बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। तो इसलिए इसका यूज जो है ना, वाटर के क्लीनिंग में, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। स्विमिंग पूल्स में डाली जाती है, क्योंकि स्विमिंग पूल्स में बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया डेवलप होते रहते हैं। वो सब इंसानों को, जो लोग उसमें मतलब स्विमिंग पूल में जो लोग नहा रहे हैं, उनको नुकसान ना करे, इसलिए ऐसा किया जाता है। उसमें क्लोरीन गैस डाली जाती है, बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है।
पीवीसी बनाने में, डिसइंफेक्टेंट मतलब जहां पर भी इन्फेक्शन फैल चुका है उस इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन काजिंग बैक्टीरियाज को रोकने में, सीएफएल्स बनाने में यूज होता है, पेस्टिसाइड बनाने में यूज होता है। तो क्लोरीन का इतनी जगहों पर यूज होता है। ऐसे NaOH की बात करें तो देखिए NaOH का यूज जो है ना, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल के ऊपर पेंट चढ़ा है या ग्रीजिंग हुई है तो उस ग्रीजिंग को हटाने में किसका यूज होता है, NaOH का। NaOH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और एल्कलाई भी है, बेस है और एल्कलाई भी है, वो डिफरेंस पहले ही हम बता चुके हैं। देखिए NaOH का ही यूज सोप बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में होता है, सोप बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में होता है। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। पेपर बनाने में NaOH का यूज होता है और डाइंग इंडस्ट्रीज में NaOH का यूज होता है, जितने कपड़ों की डाइंग होती है, टेक्सटाइल मिल्स में NaOH का यूज होता है। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज होता है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज होता है, जैसे जैसे आर्टिफिशियल फाइबर कई सारे हैं, नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, और इन सब के ट्रीटमेंट में NaOH का बहुत सारा यूज होता है। मतलब कई जगह ऐसे पड़ती है जहां NaOH का यूज होता है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कह रहे हैं कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली है H2 और क्लोरीन गैस निकली है Cl2, अगर इन दोनों को कलेक्ट करके आपस में मिला दें तो क्या बनेगा, HCl। क्या बन जाएगा, HCl, 2HCl बन जाएगा, है ना। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। देखिए अगर ये गैस फॉर्म में है तब ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, तब अगर ये गैस फॉर्म में रहेगा इसको हम लोग ब्लू लिटमस पेपर पे डाल देंगे तो ये रेड नहीं होगा। लेकिन अगर ये लिक्विड में चला गया और लिक्विड के साथ मिल करके तब फिर ये जो है ना जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा। तो देखिए इसकी मदद से एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी मिल रहा है जो कि क्लीनिंग स्टील को क्लीनिंग में यूज होता है, अमोनियम क्लोराइड बनाने में यूज होता है। कहते हैं अमोनिया का जब HCl से रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया मतलब NH3 और प्लस HCl जब करते हैं तो यहाँ NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। दिस इज अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सब्लिमेट भी है, आपने 9th में पढ़ा होगा। अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक सब्लिमेट भी है। बहुत सारी मेडिसिन बनाने में होता है, कॉस्मेटिक बनाने में HCl का यूज होता है। तो HCl का यूज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ कहाँ होता है, और पता है यही एसिड नेचुरली हमारे स्टमक में, स्टमक की ग्लैंड से, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहां से प्रोड्यूस होता है, और इट इज हाईली कंसंट्रेटेड एसिड। और इससे बचने के लिए म्यूकस होता है और इसका मेन काम होता है जर्म्स एंड बैक्टीरिया को मारना, है ना, हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, और प्लस जर्म्स एंड बैक्टीरिया को ये मारता भी है जो हार्मफुल होते हैं। और जो है ना ये एसिडिक मीडियम बनाता है जिससे पेप्सिन वर्क कर सके। ऐसे देखिए ब्लीचिंग NaOH और Cl2 हाउस होल्ड ब्लीच के लिए यूज होता है। ब्लीचिंग इन फैब्रिक, बताया ना कि टेक्सटाइल मिल में अगर एक किसी कपड़े का कलर अगर उन्हें क्या करना है, हटाना है, तो उसके लिए NaOH का यूज होता है, क्लोरीन गैस का यूज होता है। तो होप यू आर क्लियर कि क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके प्रोडक्ट ही क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस को इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। क्या फॉर्मूला है, CaOCl2। पहले तो फॉर्मूला ही याद रखना है। इसका कॉमन नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ये कलर उड़ाने का काम करता है। व्हाइट कपड़ों में अगर कोई दाग लग गया है किसी कलर का तो वो उड़ाने में यूज होता है, या अगर कोई कलरफुल क्लॉथ है उसे कंप्लीट व्हाइट बनाना है तो भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे। ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है, कहते हैं कि जो स्लेक्ड लाइम है, स्लेक्ड लाइम मतलब बुझा हुआ चूना, मतलब मार्केट में जो चूना मिलता है, मतलब जो पेंटिंग की दुकानों पे जो चूना मिलता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम उसमें वाटर मिला दें तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही है, ये लाइम है ना, यही लाइम है, इसे चूना कहते हैं। और ये है स्लेक्ड लाइम, ये है स्लेक्ड लाइम। कह रहे हैं कि यही स्लेक्ड लाइम में ये है, देखिए CaOH। स्लेक्ड लाइम में अगर हम लोग Cl2 क्लोरीन गैस फ्लो करा दें तो CaCl2, और वो भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 373 डिग्री केल्विन, 373 केल्विन पर ये हो जाता है। ठीक है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, और वाटर बनता है। ठीक है, ये काम है। अच्छा, फिर ये ब्लीचिंग पाउडर, देखिए आप जितने भी सॉल्ट यहाँ पर पढ़ेंगे
उनके लिए आपको सिर्फ 3 चीजें दिमाग में फीड रखना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, और इसका इसका जो है ना कॉमन नेम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, और इसके यूजेस क्या हैं, और स्पेशली प्रिपरेशन, फॉर्मूला, यूजेज, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए इसके यूजेस, पहला यूजेज इसका है ब्लीचिंग, ब्लीचिंग इन क्लॉथ, ब्लीचिंग क्लॉथ, लीलन के क्लॉथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और ब्लीचिंग वुड पल्प, जो रेयान बनाने के लिए, रेयान पता है आर्टिफिशियल सिल्क होता है जो वुड पल्प के ट्रीटमेंट से बनाया जाता है, और पता है वही वुड पल्प से ही तो पेपर बनता है, तो पेपर में भी ब्लीचिंग की जरूरत होती है। ब्लीचिंग वॉश द क्लॉथ इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में भी जहाँ कपड़े वपड़े धुले जाते हैं, ड्राई क्लीनिंग्स होती हैं, वहां पर भी जो जिद्दी दाग और इन सब चीजों को हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, और आज के टाइम पे भी यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, खुद रिड्यूस होकर के ये खुद इसका क्या होता है रिडक्शन, इसका ऑक्सीजन ये जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक, इस दुनिया का सबसे खतरनाक ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन जो है ना तमाम केमिकल के साथ जुड़ करके उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, ये खुद इसका क्या हो जाता है रिडक्शन, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और डिसइंफेक्टेंट, मतलब ये जो है ना जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है, यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टिंग एजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, जो बड़े बड़े शहरों में सप्लाई आती है वाटर की, तो बड़ी बड़ी टंकियों में जो वाटर कलेक्ट होता है, तो उन टंकियों में भाई एलगी और तमाम तरह के बैक्टीरिया पनपते रहते हैं, उनसे बचने के लिए उसमें क्लोरीन ऐड कर दी जाती है, जिससे वो जर्म्स एंड बैक्टीरिया क्या हो जाएं, डेड हो जाएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या फार्मूला है इसका, NaHCO3, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। प्रिपरेशन, देखिए इसकी प्रिपरेशन पहले हम लोग समझते हैं, इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या है, रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए, NaCl चाहिए, मतलब कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट चाहिए, अमोनिया चाहिए, H2O चाहिए, CO2 चाहिए, मतलब 4 रॉ मटेरियल चाहिए। CO2 जो कि भर भर के एटमॉस्फेयर में, और हम लोग ही फूंक देंगे तो भी CO2 मिल जाएगी। वाटर भी अवेलेबल है, कॉमन सॉल्ट भी अवेलेबल है, सिर्फ एक अमोनिया गैस की जरूरत है। ये अमोनिया गैस, यही है आंसू गैस भी कहते हैं इसे। देखिए जो ये NH3 है, इस अमोनिया को टियरिंग गैस कहते हैं, टियरिंग गैस कहते हैं हम लोग, और पता है N2S को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग गैस कहते हैं। तो इस हिसाब से देखिए जब NaCl H2O, देखिए कॉमन सॉल्ट, वाटर, H2 कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया एक दूसरे से जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और NaCO3 बनता है, और यही NaCO3 ही क्या है, बेकिंग सोडा है। क्या है ये, बेकिंग सोडा है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज माइल्ड, नॉन करॉसिव, बेसिक सॉल्ट। ये क्या है, एक सॉल्ट है, लेकिन कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, मतलब ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है, बेसिक सॉल्ट है, और नॉन करॉसिव है, मतलब जलाता वलाता नहीं है, मतलब अगर इसको डालेंगे तो बहुत वीक सॉल्ट है ये। और व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, कह रहे हैं अगर इसको जब गर्म किया जाता है ड्यूरिंग कुकिंग, पकाने के टाइम पे अगर इसको गर्म किया जाता है तो इसके अंदर से इसी से क्या बनता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट ही क्या है, वॉशिंग सोडा है। तो ये अपना सोडा ये दो तरह का हो गया, एक तो खाने वाला सोडा और एक है कपड़े धुलने वाला सोडा। एक जो खाने वाला सोडा दैट इज बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है, जबकि वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 ये होता है, Na2CO3 ये होता है, ठीक है। और इसका टेस्ट क्या होता है, इन दोनों का ही टेस्ट बिटर होता है। और कह रहे हैं कि जो ये बेकिंग सोडा है इसी को अगर हम लोग हीट कर दें तो हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है और वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। अच्छा, बेकिंग सोडा प्रिपरेशन। अब बेकिंग सोडा के देखिए प्रिपरेशन में हम लोग पहले इनके यूजेस देख लेते हैं। तो देखिए बेकिंग सोडा का यूज एक दवा बनाने में यूज होता है, एंटासिड। क्या, एंटासिड। देखिए एंटासिड एक ऐसी दवा है जो हमारे स्टमक की एसिडिटी को दूर करने के लिए यूज होती है।
एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि जब हमारे बॉडी में जो HCl प्रोड्यूस होता है, अगर मिसकंसेप्शन की वजह से वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो उस केस में हमें एसिडिटी हो जाती है, हमारे पेट में जलन और ऐंठन और क्या बोलते हैं गैस बनने लगती है। तो उससे निपटने के लिए डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं, एक दवा देते हैं जो कि क्या होती है एंटासिड। और एंटासिड पता है ये बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से मिलकर बनती है। एंटासिड किससे बनती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस प्लस ये जो है बेकिंग सोडा, इन दोनों से मिलकर बनती है। ये एल्कलाइन नेचर की होती है और ये न्यूट्रलाइज कर देती है हमारे स्टमक की एसिडिटी, एक्सेस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है ना। एंड दैट इज व्हाई डॉक्टर सजेस्ट दैट टू टेक दिस मेडिसिन यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए एक फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग अग्निशामक यंत्र, मतलब आग बुझाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट, छोटा सा सिलेंडर होता है, उसमें ये दोनों अलग अलग रहते हैं और जब उसके नॉब को तोड़ते हैं तो ये दोनों मिक्स होते हैं और भयंकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि आग बुझाने के लिए सफिशिएंट होती है। तो आग बुझाने के लिए किस गैस का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और वो सोडा एसिड, जब ये सोडा, ये बेकिंग सोडा और ये एसिड जो है ना H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं इसमें जो है ना ये यही यूज होता है NaHCO3 और प्लस H2SO4, ये दोनों चीजें यूज होती हैं। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, यूज होती हैं। आगे की बात करें फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, देखिए आप ध्यान रखिए कि बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। मार्केट में आप जाकर कभी खरीदने के लिए किराना की दुकान पे या किसी दुकान पे जाएंगे तो आप इसमें बड़ी कंफ्यूजन होगी कि आपको सोडा चाहिए कि पाउडर चाहिए। देखिए बेकिंग पाउडर बेसिकली 3 चीजों का मिक्सचर होता है। मिक्सचर किसका होता है, बेकिंग सोडा का और प्लस एडिबल एसिड का, जैसे टार्टरिक एसिड या एसिटिक एसिड, और प्लस थोड़ा सा यीस्ट भी होता है इसमें। कुछ बुक में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या ऐड रहता है, यीस्ट। तो ये 3 चीजों का बेसिकली मिक्सचर होता है, 3 या 2 चीजों का, जो भी क्लियर रहेगा ऑप्शन में आप लोग वो चीज टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे NaHCO3 और जब एसिड इसमें मिल जाता है तो ये बन जाता है CO2 H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो कि CO2 गैस जो प्रोड्यूस होती है ये जो है ना केक को क्या बना देती है, केक और ब्रेड को फ्लफी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देती है। इसीलिए बेकिंग इंडस्ट्री में बेकिंग पाउडर का बहुत यूज होता है। इवन कहा जाता है कि बेकिंग पाउडर इज द किंग ऑफ बेकिंग इंडस्ट्री एंड एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। एसिड को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स। वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन, देखिए वॉशिंग सोडा को हम कैसे बनाएं। देखिए पिछले ही स्लाइड में हम लोगों ने सीखा था कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम अगर हीट कर दें तो वो सोडियम कार्बोनेट बना लेता है और वाटर बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है ना। और अगर उसका वाटर के साथ क्रिस्टलाइजेशन कर दें, जो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट बना है उसका हम क्या कर दें, क्रिस्टलाइजेशन कर दें। क्या कर दें, क्रिस्टलाइजेशन, तो हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये है डेकाहाइड्रेट। तो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है उसमें 10 जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये जो वाटर है इस वाटर को हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वाटर इस सॉलिड को भिगाता नहीं है बल्कि ये सॉलिड को कलर देता है, स्ट्रक्चर देता है। ये सॉलिड को कलर देता है और सॉलिड को स्ट्रक्चर देता है। क्या देता है, सॉलिड को स्ट्रक्चर देता है। मतलब ये सॉलिड को भिगाता नहीं है, ठीक है। और हाँ, जो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो इसी की वजह से होता है। बाय द वे अगर हम लोग उस सॉलिड को हीट कर दें, जैसे कॉपर सल्फेट को ही देख लें, CuSO4.5H2O होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। तो कॉपर सल्फेट में जो 5H2O है इसका कलर देता है, इसी की वजह से इसका ब्लू कलर है। अगर हम इसको हीट कर दें तो ये वाटर निकल जाएगा और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाएगा और ये कलर व्हाइट हो जाएगा या कलरलेस हो जाएगा।
ऐसा हो जाएगा, या तो व्हाइट हो जाएगा या कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये व्हाइट या कलरलेस हो जाएगा। उस केस में कैसा हो जाएगा, ये कलरलेस। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की बात करें तो देखिए वॉशिंग सोडा जो है ना, मेकिंग गिलास, गिलास बनाने में यूज होता है, सोप बनाने में यूज होता है, वाटर बनाने में यूज होता है, एक तो इन कामों में यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में होता है, सोडियम के और सारे कंपाउंड्स बनाने में यूज होता है। मतलब किसी केमिकल में, किसी भी चीज में सोडियम अगर ऐड करना है तो इसी का यूज किया जाता है। डोमेस्टिक क्लीनिंग में भी इसका यूज होता है। डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट है, मतलब घरों में भी लोगों को साफ कुछ करना होता है, कपड़े धुलना होता है, बर्तन धुलना होता है, तो इसका यूज करते हैं। वाटर में जो हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो ये तो कुछ यूजेस हैं किसके, वॉशिंग सोडा के। तो अगेन आई रिमाइंड यू कि जब भी आप कोई सॉल्ट पढ़ें तो उसका उसका नेमिंग, उसका प्रोडक्शन और उसका केमिकल फार्मूला और उसके यूजेस जरूर पढ़ें। अब देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे ही बात यहाँ पे आ चुकी है कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, ये इसके डेफिनेशन है। और कह रहे हैं कि जैसे कॉपर सल्फेट में ये है, कह रहे हैं कि जब कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डीक्रिस्टलाइज हो जाएगा। अब ये क्रिस्टल नहीं रहेगा कॉपर का, अब ये ब्लू कलर का क्रिस्टल नहीं रहेगा, अब ये व्हाइट पाउडर बन गया है, मतलब इसका क्रिस्टल भी खत्म और इसका कलर भी खत्म। तो बताओ ये क्रिस्टल और कलर किसने दिया था इसको, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ने। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं बाय द वे फिर से, और फिर से रिक्रिस्टलाइज कर दें, तो फिर से ये वो जो पाउडर, व्हाइट पाउडर क्रिस्टल है वो भी ब्लू कलर का क्रिस्टल में बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी के नाम से हम लोग जानते हैं कॉमनली, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। नॉर्मली लोग घरों में अपने पीओपी कराते हैं, छतों पर पीओपी कराते हैं, वॉल्स पे पीओपी कराते हैं, उन सबका इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट मतलब हाफ हाइड्रेट होता है, आधा वाटर होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। इसका प्रिपरेशन जिप्सम से किया जाता है। किससे किया जाता है, जिप्सम। दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम एक केमिकल है जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब जिप्सम को हम लोग हीट करते हैं 373 डिग्री मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये इसका 3/2 वाटर निकल जाता है और फाइनली ये वाटर निकल जाता है और बनता है पीओपी। क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वेरी सिंपल चैप्टर एंड वेरी सिंपल थिंग्स। जितने भी सॉल्ट है हमें इन सबको एक एक करके पढ़ना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए फ्रैक्चर बोन में जो है ना यूज किया जाता है, उस फ्रैक्चर को सीधा करके एक स्ट्रेट रखने में। पीओपी ऑन मिक्सिंग विद वाटर टर्न इनटू जिप्सम, जिप्सम में बदल जाता है। और जिप्सम जो है ना की खासियत है, सेट इनटू सॉलिड हार्ड सॉलिड मास वेरी क्विकली। मतलब जो लोग पीओपी का काम करते हैं, इसीलिए वो लोग जो है ना ऑर्डर पर काम करते हैं कि हम यहाँ पर अगर इस पूरे छत में पीओपी करेंगे तो हम इतना लेंगे और इसका मटेरियल पीओपी भी हम ही लाएंगे। क्योंकि हमारी एक मिस्त्री से जब बात हुई पीओपी मिस्त्री से, तो उन्होंने कहा कि अगर बाय द वे हम पीओपी ओनर से मंगवाएंगे, हाउस ओनर से, तो वो हाउस ओनर कहेगा कि आप इतना पीओपी वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज कि जब भी पीओपी का वर्क होता है तो एक फ्लावर के लिए जितना उन लोगों ने बिग होल बनाया उसका, वो अगर 2 मिनट में उन लोगों ने उसका यूज कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज वो पूरा जाम हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, तो वो क्या हो गया, वेस्ट। तो उसके लिए वो बेटर प्रिपेयर्ड रहते हैं, लेकिन उसमें वेस्ट बहुत ज्यादा होता है पीओपी में, है ना। तो मतलब इसका बताने का मतलब, ये स्टोरी बताने का मतलब ये है कि ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है हार्ड सॉलिड मास में। हार्ड सॉलिड मास में बहुत जल्दी सेट हो जाता है। इससे जो है ना टॉयज बनाए जाते हैं, स्टेचूज बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाए जाते हैं। एंड टू मेक रफ सरफेस स्मूथ, मतलब कोई रफ सरफेस हो तो उसको स्मूथ भी किया जाता है इसी की मदद से। तो पीओपी के ढेर सारे यूजेज हैं, कई सारी जगहों पर स्टेचूज भी बनाने में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक एक्टिविटी है चेंज इन कलर का।
चेंज इन कलर, इसके चेंज में मतलब कहाँ कहाँ कितना कलर होता है। देखिए जैसे HCl है, अगर लिटमस सोल्यूशन पे हम डालेंगे, रेड लिटमस पे कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू पर डालेंगे तो रेड हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, जितने एसिड हैं, देखिए ये चारों सब के सब क्या है, यहाँ तक ये सब एसिड है, क्या है, एसिड। तो जब एसिड रेड लिटमस पे जाएगा तो उसका कलर क्या रहेगा, नो चेंज। और अगर यही बेस ब्लू सोल्यूशन पे गया तो क्या हो जाएगा, टर्न रेड। और फिनाफ्थलीन के साथ एसिड का कैसा बिहेवियर है, कलरलेस, कलरलेस। अगर यही मेथिल ऑरेंज की बात करें तो मेथिल ऑरेंज के लिए ये क्या हो जाता है, रेड हो जाते हैं एसिड के साथ। मेथिल ऑरेंज वैसे तो ऑरेंजी रेड कलर का होता है, एसिड डालने पर रेड हो जाता है। तो एसिड के साथ ये पूरा सब काम क्या, एसिड के साथ ये रेड देता है, तो एसिड के साथ रेड देगा। अब देखिए ये सब के सब क्या है, ये सब के सब बेस हैं, क्या है, बेस है, एल्कलाई है। एल्कलाई कुछ और नहीं है, बेस ही है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है कुल मिला के। तो अब ये बेस है, तो देखिए रेड लिटमस पे डाले तो ब्लू हो गया, ब्लू लिटमस पे डाले तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये बेस के साथ कोई चेंज नहीं देता। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बेस को ब्लू ही पसंद है, ठीक है। एंड फिनाफ्थलीन पर जब बेस डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है, कैसे हो जाता है, पिंक कलर का। बिकम, और कह रहे हैं कि पिंक कलर का हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज पर जब हम लोग बेस डालते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है, कैसे हो जाता है, येलो कलर का। तो उम्मीद है कि ये कलर चेंज आपको क्लियर हो रहा होगा कि कौन सी चीज का किसमें डालना है। ये क्विक रिवीजन हो गया इंडिकेटर्स का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरी एक्टिविटी है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर एंड नेचुरल इंडिकेटर। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बताया था आप लोग को, ये देखिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो सब्सटेंसेज हैं जो अपनी स्मेलिंग, अपनी महक, अपनी स्मेलिंग चेंज करके हमें बताते हैं कि ये भैया एसिड है और ये वाले भैया जो है बेस है, मतलब ये केमिकल एसिड है और ये केमिकल बेस है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए कह रहे हैं कि क्लॉथ स्ट्रिप, एग्जांपल कह रहे हैं कि क्लॉथ स्ट्रिप व्हेन केप्ट इन द बैग विद फाइन चॉप्ड अनियन। कह रहे हैं कि एक कपड़े को हम लोग कटे हुए अनियन में डाल के रख दें कुछ देर के लिए, तो उस कपड़े में अनियन की महक आ जाएगी, बोलो हाँ आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, उस अनियन को डाइल्यूट HCl, उस पर डाइल्यूट HCl डालना है। तो जब हम लोग डाइल्यूट HCl डालेंगे तो देखेंगे उसकी महक, हमें अनियन की महक मतलब फील होगी, उस कपड़े से हमें अनियन की महक देखने को मिलेगी, है ना, अनियन की महक देखने को मिलेगी। और कह रहे हैं कि जब क्लॉथ को हम लोग बेस के साथ डालते हैं तो रेड कलर ऑफ द क्लॉथ स्ट्रिप चेंजेस टू ग्रीन, रेड कलर वो किसमें बदल जाएगा, ग्रीन में बदल जाएगा। और स्मेलिंग भी इसकी चेंज हो जाएगी, क्या क्या चेंज हो जाएगी, इसकी स्मेलिंग भी चेंज हो जाएगी। तो ये मतलब ये एक नेचुरल इंडिकेटर भी है अनियन, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर भी है, ठीक है। ये स्मेलिंग और कलर दोनों चेंज करके बताता है। एसिड के साथ इसका कलर क्या हो जाता है, रेड ही रहता है, जैसे देखो ये एकदम नॉर्मल रेड था तो ज्यादा डार्क रेड हो जाता है और वैसे वैसे रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर एंड नेचुरल इंडिकेटर। जैसे ओडोर टेस्ट, स्मेलिंग टेस्ट देखें तो अगर हम वेनिला एसेंस ले लें, मार्केट में मिलता है, उसमें HCl डालेंगे तो एसेंस हमें वेनिला के ही मिलेगी और वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर हम बेस डाल दें तो वो स्मेल क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, मतलब बेस के साथ स्मेलिंग चेंज हो गई। ऐसे ही क्लोव ऑयल ले लें, लौंग होती है जो, उसी का ऑयल ले लें, उसमें HCl डालेंगे तो स्मेलिंग एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जब हम लोग NaOH बेस डालेंगे तो वो स्मेलिंग क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो ये भी एक्टिविटी वेरी सिमिलर एक्टिविटी। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो देखिए अब जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है, क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है और बहुत सारी हीट निकलती है। क्या निकलती है, बहुत सारी हीट। ये क्या है, मेटल सॉल्ट, ये क्या है, मेटल सॉल्ट। मतलब इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई मेटल रिएक्ट करती है एसिड से तो करेस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट बनता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, काफी हीट प्रोड्यूस होती है। और हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है ना, अगर हम लोग सोप पर निकालें और उन बबल्स को जलता हुआ हम लोग देखेंगे, बर्निंग कैंडल नियर गैस फिल्ड बबल काजेस पॉप अप साउंड। मतलब कह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है
तो जहां पर टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन हो रही है वहां पर हम अगर कैंडल को ले जाएंगे जलती हुई तो पॉपअप साउंड आएगी। कौन सी साउंड आएगी? पॉपअप साउंड। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगली एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, रिएक्शन बिटवीन बेस एंड मेटल। तो बेस और मेटल के बीच में कह रहे हैं कि देखिए सभी मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि मेटल का नेचर बेसिक नेचर का होता है, लेकिन जिंक एक मेटल ऐसी है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है और बेस के साथ भी रिएक्ट करती है। तो जब ये जेडन जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करती है तो ये सोडियम जिंकेट बनाती है। क्या बनाती है? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, दैट इज सोडियम जिंकेट, दिस इज Na। तो सोडियम जिंकेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये बहुत सारी यहाँ पर क्या निकलती है? हीट, बहुत सारी हीट निकलती है इस रिएक्शन में। और हाइड्रोजन गैस की सब सारी पहचान वही है बिल्कुल, इसमें और कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। तो देखिए मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है? ये मेटल कार्बोनेट है, इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकली। तो यही सारी चीजें हैं, चाहे मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, चाहे देखिए मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, सबके साथ क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो दोनों ही सिचुएशन में यही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट एक है कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। अगर हम लोग लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और इसका व्हाइट पीपीटी बनता है, जिससे लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की। दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। या दूसरी बात यह है कि कैंडल अगर जल रही है उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराते हैं तो वो कैंडल जलती हुई कैंडल बुझ जाती है। ठीक है, और ठीक है ऐसे ही कह रहे हैं कि और अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट भी इससे रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। तो उम्मीद है क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए फिनोल्फथालीन है, ओरिजिनली कैसे होती है? कलरलेस होती है। अगर लेकिन इसमें हमने एसिड मिला दिया, क्या मिला दिया? एसिड, तो इसका कलरलेस ही रहेगा। कैसा रहेगा? कलरलेस। फिनोल्फथालीन जो है ना अगर बेस मिला देंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? देखिए ये बेस मिला दिया इसमें, तो बेस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका कलर पिंक हो जाएगा। एसिड मिला देंगे तो कलरलेस रहेगा, फिर से बेस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। तो फिनोल्फथालीन का तो बहुत ही क्लियर रिएक्शन है। NaOH और HCl जब मिलते हैं तो देखिए NaCl बनता है और वाटर बनता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्योंकि देखिए पहले हमने बेस मिलाया था तो पिंक कलर का था फिनोल्फथालीन में, अब उसी पिंक कलर वाले फिनोल्फथालीन में हमने एसिड मिला दिया तो वो वापस से क्या हो गया? कलरलेस हो गया। फिर से हमने उसमें और बेस मिला दिया तो फिर से वो पिंक हो गया। तो यही पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ एक रिएक्शन हुई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए कॉपर ऑक्साइड एक बीकर में ले रहे हैं, उसमें हम लोग HCl डाल दें। क्या डाल दें? HCl। तो थोड़ी देर उसको हिलाते हैं तो ब्लू ग्रीन कलर, ऐसा कलर देखने को मिलता है, ब्लू ग्रीन कलर फॉर्म ड्यू टू कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड की वजह से ब्लू ग्रीन कलर बनता है। तो मतलब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं और यही रिएक्शन यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर जो ब्लू कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है, ब्लू एंड ग्रीन कलर, वो कॉपर ऑक्साइड का है, इसका कॉपर क्लोराइड का है। किसका है? कॉपर क्लोराइड का, इसी का है ब्लू ग्रीन कलर। तो ब्लू ग्रीन कलर किसका है? कॉपर क्लोराइड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एसिड एंड बेस। कह रहे हैं कि अगर हम लोग वाटर में एसिड मिला दें या बेस मिला दें या कोई सॉल्ट मिला दें तो उसमें वाटर में क्या आ जाते हैं? आयंस आ जाते हैं और इन आयंस की वजह से वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगती है? कंडक्ट होने लगती है और वाटर क्या बन जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरह के कंडक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई एसिड एंड बेस। तो देखिए एसिड बेस के साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब देखिए HCl डालते हैं अगर वाटर में तो बल्ब जलेगा? हाँ जलेगा, क्योंकि H+ आयन है।
H2SO4 के साथ भी जलेगा। और अगर हम लोग यही ग्लूकोज डाल दें तो नहीं जलेगा, क्योंकि आयंस रिलीज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये आयंस रिलीज नहीं हो रहे हैं, है ना, यहाँ पर ये आयंस नहीं रिलीज हो रहे हैं, है ना। और अल्कोहल डालेंगे तो भी नहीं जलेगा, क्योंकि ये भी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें भी आयंस नहीं रिलीज हो रहे हैं। NaOH के साथ जलेगा, इसके साथ भी जलेगा, क्योंकि यहाँ OH आयन रिलीज हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड ओनली एक्वेसियस सॉल्यूशन। कह रहे हैं कोई एसिड तभी तक एसिड होता है जब तक वो वाटर के अंदर हो, एक्वेसियस हो, लिक्विड के साथ हो, वाटर में हो, तभी तो वो H+ देगा और तभी उसका एसिडिक बिहेवियर भी है। अगर बाय द वे वो एसिड ड्राई है तो फिर वो एसिड कॉरोसिव नेचर का होगा और ना ही वो लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड करेगा। ऐसा ही एग्जांपल सबसे पहले ही हमने बताया था कि अगर हम लोग HCl गैस ले लें, कौन सी गैस ले लें, HCl गैस, तो HCl गैस ये जो है, ये जैसे HCl गैस है, इस HCl गैस को अगर हम लोग लिटमस पे डालेंगे तो ये कोई कलर वलर चेंज नहीं करेगी, क्योंकि ये अभी इस टाइम पे न्यूट्रल नेचर की है। किस नेचर की है, न्यूट्रल नेचर की है। जब ये लिक्विड सोल्यूशन में जाती है, H+ आयंस आते हैं, OH- आयंस आते हैं, तब जाकर के वो एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, वाटर ऐड करना, एसिड में वाटर को ऐड करना या वाटर में एसिड को ऐड करना, यही क्या कहलाता है, डाइल्यूशन। मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें ज्यादा वाटर होता है और एसिड की क्वांटिटी कम होती है, तो उस एसिड को डाइल्यूट एसिड कहते हैं। An acid which contain more amount of water, less amount of acid is called as dilute acid. Is called as dilute acid. जैसे देखो H2SO4 है, इसमें वाटर और मिला दिए, हीट रिलीज होगी। NaOH में भी वाटर मिला दिए तो हीट रिलीज होगी और ये क्या बन जाएगा, डाइल्यूट। और एसिड को डाइल्यूट करने के लिए ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसीलिए हमें इनको एसिड बेस के डाइल्यूशन के लिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें कभी भी वाटर को एसिड या बेस में नहीं डालना है, हमें एसिड या बेस को वाटर में डालना है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, और वो भी ड्रॉप बाय ड्राइव, विद ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसको भी हमें ग्लास रॉड की मदद से डालना है, डायरेक्टली वाटर में नहीं टपकाना है। ठीक है, ये सब प्रिकॉशंस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन, अलग अलग सोल्यूशन है जिनकी पीएच वैल्यू और काफी पूछी भी जाती रहती है। जैसे सलाइवा बिफोर मील, जो हमारा ह्यूमन सलाइवा है तो उसका कलर कैसा रहेगा, पीएच पेपर पे लाइट ग्रीन 7.4 होता है, बेसिक नेचर का होता है बिफोर मील, खाना खाने से पहले। लेकिन खाना खाने के बाद ये क्या रहता है, ये पेल येलो होता है, मतलब पेल येलो कलर का, लाइट येलो कलर का होता है, दैट इज 5.8 एसिडिक हो जाता है। तो खाना खाने के बाद हमारा माउथ क्या कैसा हो जाता है, एसिडिक। लेमन जूस पिंक रेड होता है, दैट इज 2.5 एसिडिक होता है लेमन जूस, है ना। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, जो एरेटेड ड्रिंक है इनमें कार्बोनिक एसिड होता है, पेल येलो कलर होते हैं और एसिडिक एसिड होता है इनमें। क्या होता है इनमें, एसिड होता है। कैरेट जूस में लाइट ऑरेंज होता है जो कि एसिड है, कैरेट में भी क्या रहता है, एसिड। कॉफी में भी क्या होता है, ऑरेंज येलो जो कि एसिडिक का सिंबल है। टोमेटो में डार्क ऑरेंज होता है, ये भी एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। टैप वाटर ग्रीन कलर का होता है जो कि न्यूट्रल सिंबल को दिखाता है। टैप वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल। 1m देखो 1m NaOH में डार्क ब्लू वॉयलेट होता है जो कि 1 मोलर NaOH जो कि बेसिक दिखाता है, और 1 मोलर HCl में रेड होता है जो कि 1 होता है पीएच वैल्यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं। टेक 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में सॉइल लो, उसमें ऐड करो 5 ml वाटर, फिल्टर द कंटेंट, चेक द पीएच वैल्यू ऑफ द फिल्टरेट, उनको फिल्टर कर लो और जो लिक्विड मिला है उसको चेक करो। और चेक करेंगे अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 के बराबर आती है तो वो फिर न्यूट्रल है, उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो होंगे। अगर वो ग्रेटर देन 7 है तो प्लांट आर अफेक्टेड, प्लांट उससे अफेक्ट होंगे। अगर उनकी एसिडिटी एसिडिक है, मान लो 7 से कम है पीएच वैल्यू, तो प्लांट को ज्यादा इफेक्ट होगा उससे। तो एसिडिक या बेसिक होने पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, अगर स्लाइटली बेसिक है तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट सॉल्ट, देखिए डिफरेंट सॉल्ट का फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 H2SO4 KOH, देखिए ये सब फॉर्मूला है। मतलब ये फॉर्मूला है K2SO4, ये एसिडिक यूज्ड है और ये बेसिक यूज्ड है। ठीक है, एसिड है और वो बेस है, और ये क्या है, सॉल्ट है। ये सॉल्ट है, मतलब ये सॉल्ट इससे और इससे बना है।
मतलब अगर इनके इनके बीच रिएक्शन कराएंगे तब ये बनेगा, इनके इनके बीच रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा। ये सॉल्ट बनेंगे, इसका सिंबल ये है, ठीक है। मतलब कॉपर सल्फेट कब बनेगा, कार्बन हाइड्रोक्साइड से। जैसे ये सारे सॉल्ट इनके रिएक्शन से बने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर लग रहा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये डिफरेंट सॉल्ट किन किन एसिड और बेस के रिएक्शन से बने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेचर ऑफ सॉल्ट, देखिए सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल होता है, इनसे रिएक्शन से बना है, इनके रिएक्शन से बना है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है ना न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इनके रिएक्शन से बना है, इनके रिएक्शन से बना है। ऐसे ही देखो अमोनियम क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, सबका एसिडिटी और बेसिसिटी दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे अगला टॉपिक क्या देखते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट हीट करने पर वो व्हाइट होता है, फिर ड्रॉप अगर वाटर टेस्ट ट्यूब में लेकर उसे फिर से करें तो फिर से ब्लू कलर आ जाता है। ये रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। बने रहिए इस चैनल पे और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।